मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन के बाद सियासत गर्मा गई है। पहली बार वक्फ बोर्ड में 2 हिंदू सदस्यों की नियुक्ति की गई है, जिसके बाद राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज हो गई है। बीजेपी इसे पारदर्शिता, समावेशिता और सुशासन की दिशा में ऐतिहासिक कदम बता रही है, तो वहीं मुस्लिम संगठन और कांग्रेस इसे कानून और परंपरा के खिलाफ करार दे रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि हिंदू सदस्यों की मौजूदगी से पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। वक्फ बोर्ड की संपत्तियां सार्वजनिक हित से जुड़ी हैं और उनका उपयोग गरीबों और जरूरतमंदों के कल्याण के लिए होना चाहिए। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन। सनवर पटेल फिर बने वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष। पहली बार 2 हिंदू सदस्यों की हुई नियुक्ति। मनोज मालपानी और अनिमेष भार्गव बने सदस्य। देश में ऐसा करने वाला पहला राज्य बना मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार की पहल पर और भारत सरकार जो वक्फ संशोधन विधेयक लेकर आए, उसके कारण आज ये स्थिति बनी है कि उसमें 2 हिंदू सदस्य रखे हैं। मैं समझता हूँ हिंदू सदस्यों का दृष्टिकोण भी गरीबों का भला करने का है। इससे कोई मुसलमानों को तकलीफ होने की जरूरत नहीं है। हाँ, उनको तकलीफ जरूर हो सकती है जो वक्फ की प्रॉपर्टी को खा रहे थे। ऐसे लोग जो 50 साल से 25 साल से वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करके बैठे, जो वाकिफ की मंशा को तोड़ मरोड़ कर अपनी जेब भरने का काम कर रहे हैं। हमने अहद किया है, हम दृढ़ संकल्पित है कि ऐसे लोगों को ठीक करने का काम करेंगे और आप कानूनन वक्फ बोर्ड को नहीं चलाने देंगे। अवैध काम करेंगे तो फिर कानून सख्ती के साथ आपसे निपटेगा। उधर वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि वक्फ बोर्ड से जुड़ा मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा नए बोर्ड का गठन और गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति करना उचित नहीं है। मसूद का आरोप है कि सरकार ने तय सहमति का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि इस नियुक्ति के खिलाफ वे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और कानूनी तौर पर इसे चुनौती देंगे। कांग्रेस का कहना है कि सरकार को न्यायालय के अंतिम फैसले का इंतजार करना चाहिए था। पूरा मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और सुप्रीम कोर्ट में 2 बिंदुओं पर स्टे तो नहीं है, लेकिन उस पूरे स्टे न होने के बावजूद प्रक्रिया जारी है और सुप्रीम कोर्ट उस पर अंतिम निर्णय देगा। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी थी जो इतनी जल्दबाजी सनवर पटेल को हो गई, इतनी घबराहट क्यों हो गई? ये समझ से परे मध्य प्रदेश शासन ने उसमें एक और मिस्टेक करी कि 2 अन्य कास्ट का प्रावधान है उन्हें 3 कर दिए। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, आयुक्त जो है वो किस समाज का है, तो 2 से 3 हो गए। इस पूरे मामले को लेके मैं सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्दी जाऊंगा। अगर उनको मौका दिया गया है तो मैं इसका उल्टा सवाल भी खड़ा करना चाहूंगी। क्या हम किसी मंदिर के ट्रस्ट में चाहेंगे कि देश के अल्पसंख्यक समुदाय के भी लोग वहां पर प्रतिनिधित्व करें? वक्फ तो फिर भी संपत्ति का मामला है। एक तरफ हम चाहते भी नहीं है कि एक वर्ग को वोट डालने का भी हक मिले, हम उसको बेसिक मानव हक भी नहीं देना चाहते। और दूसरी तरफ हम जब ये कदम उठाते हैं तो ये हमें हमारे देश के संविधान से जो हमारी विषमता बढ़ रही है उसको बताता है। बहरहाल मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के पास 23,000 से ज्यादा संपत्तियां दर्ज हैं, जिनकी कीमत अरबों रुपए बताई जाती है। ऐसे में बोर्ड के पुनर्गठन और नए सदस्यों की नियुक्ति ने राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि इस विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता है और नई व्यवस्था किस तरह काम करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा वक्फ पर बवाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। चर्चा को देंगे विस्तार, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं क्या है आज के एजेंडा पॉइंट्स। वक्फ बोर्ड में हिंदू सदस्यों की नियुक्ति के क्या है मायने? वक्फ बोर्ड में कितनी पारदर्शिता बढ़ाएगा यह फैसला? बीजेपी के समावेशिता वाले दावे में कितना दम? कांग्रेस क्यों बता रही है इसे नियमों का उल्लंघन?
तो मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की पुनर्गठन के बाद अब सियासत गर्मा गई है, जहां पहली बार वक्फ बोर्ड में 2 हिंदू सदस्यों की नियुक्ति की गई है, जिसके बाद राजनीतिक और सामाजिक बहस अब तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी से पारदर्शिता और सुशासन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बता रही है, तो वही मुस्लिम संगठन और कांग्रेस इसे कानून और परंपरा के खिलाफ करार दे रहे हैं। और आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं अजय धवले जी, प्रवक्ता है मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। धवले जी, स्वागत है आपका इंडी 24 में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर विक्रम चौधरी जी, प्रवक्ता है मध्य प्रदेश कांग्रेस के। डॉक्टर चौधरी, आपका भी स्वागत है इंडी 24 में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रवाल सक्सेना जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्टूडियो हमारे साथ मौजूद हैं। प्रवाल जी, आपका भी स्वागत है इंडी 24 में। सर, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। प्रवाल जी, वक्फ बोर्ड में 2 हिंदू सदस्यों की नियुक्ति, अभी जैसे मैं सुन रहा था मीनाक्षी नटराजन जी जो बात कह रही थी कि क्या कोई ये चाहेगा कि किसी हिंदू मंदिर ट्रस्ट में किसी अल्पसंख्यक की नियुक्ति हो, वो उसको कॉन्ट्रेरी तरीके से वो सवाल को फ्रेम कर रही हैं। आप इसे कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए दिव्यांशु जी, अगर हम इसको बड़े परिदृश्य में, बड़े फोकस पे देखें तो वक्फ बोर्ड का जो गठन हुआ है, वो जो वक्त की जो प्रॉपर्टी हैं, हर वो करोड़ों की प्रॉपर्टियां हैं और उन पे कौन लोग काबिज हैं, किस तरह वो काम करते हैं, उसका लाभ उस वर्ग को के जो अंतिम व्यक्ति के लोग हैं उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, इसके लिए ही इसका गठन किया गया था। और निश्चित रूप से गठन का उद्देश्य भी यही था। बाद में इसकी जो शिकायतें आई, कोर्ट में ही पहुंचे कई मामलों में, जैसे बताया गया 23,000 प्रॉपर्टियां हैं, अरबों खरबों की प्रॉपर्टियां हैं और उन प्रॉपर्टियों को लेकर काफ़ी विवाद भी हैं। तो इनको सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब प्रॉपर्टियों को एक साथ किया जाएगा, एक सूत्र में बांधा जाएगा और एक प्रॉपर कोई व्यवस्था होगी। इसको लेकर सनवर पटेल जी ने जो अपनी बनाई है, और जैसा कहा गया कि इसमें 2 का प्रावधान है, तो 2 प्रावधान किए गए हैं। वो कह रहे हैं तीसरा आयुक्त है, तो आयुक्त तो सरकार का नुमाइंदा होता है। खैर, तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं। फिर वो कह रहे हैं पूरा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट गया है। सवाल ये है कि वहां पर जो जिस उद्देश्य के साथ में जिस नीति को लेकर इस वक्फ बोर्ड का गठन किया गया था, क्या उसका सही उपयोग हो रहा है, क्या लोगों को न्याय मिल रहा है, इसकी एक पारदर्शिता के साथ एक पूरी अभी तक जो पिछले 70 सालों में जो कुछ हुआ है, इसका एक पूरा एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए और जो उसमें सब समाहित है। अब इसमें कौन शामिल हो रहा है, कौन शामिल नहीं हो रहा है, क्योंकि सब भारतीय सब नागरिक हैं, सबको एक समान रूप से देखा जा रहा है। तो अगर इसमें कोई आ भी जाता है तो कोई बहुत बड़ी आपत्ति बात नहीं है। बाकी मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, जो निर्णय होगा उसका सब पालन करेंगे। ठीक। धवले जी, एक सवाल यह भी उठता है कि भाई वक्फ बोर्ड में हिंदू सदस्यों को शामिल करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? भाई क्या जरूरत है, क्या कहेंगे? तो हमें इस डिबेट को समझने की आवश्यकता है कि वक्फ बोर्ड कोई रिलीजियस बॉडी नहीं है। वक्फ बोर्ड कंप्लीटली एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और जिसको हमारे देश की विधायिका ने, हम कहेंगे कि तर्क सम्मत डिबेट के बाद में कानून बनाकर जिसका इंप्लीमेंटेशन किया, हमारी कार्यपालिका ने हमारे एग्जीक्यूटिव को उसको इंप्लीमेंट किया। तो ये मजहबी एजेंडे पर डिबेट नहीं है, ये सुशासन जिसको हम कहेंगे कि गुड गवर्नेंस एस्टेब्लिश करना है, ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करना है और कहीं ना कहीं रूल ऑफ लॉ की हम जिसकी बात करते हैं उसको एस्टेब्लिश करना है। मध्य प्रदेश के यशस्वी आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार देश की वो पहली सरकार है जिसने अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इंटरिम ऑर्डर में जो सीमाएं बनाई थी, उस सीमाओं के भीतर 2 हम कहेंगे कि गैर मुस्लिम सदस्यों को उसमें लिया। अब देखिए, वक्फ बोर्ड का प्रथम काम क्या होता है? तो इसका प्रथम कार्य है कि जो वक्फ की संपत्तियां उसका केवल प्रशासनिक और प्रबंधकीय कार्य करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजरियल टास्क को उसका संचालन करना है। तो यह पूरी तरीके से राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण और संसद द्वारा बनाए गए कानून की एक व्यवस्था है। तो इसमें कहीं भी इस पे धार्मिक विषय लाना कि मुस्लिम्स क्यों है, नॉन मुस्लिम्स क्यों नहीं है, ये कंप्लीटली हम कहेंगे कि आउट ऑफ स्कोप का डिबेट है। दूसरा विषय जो एक बनाने का प्रयास आज हमारे कांग्रेस के सम्मानित विधायक आरूफ मसीद जी कर रहे थे। देखिए, हमेशा से हर जगह तुष्टीकरण की राजनीति लाना कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की आदत हो चुकी है। वक्फ बोर्ड का जो संपत्तियां थी उसको जो दान दिया जाता है, उसका उद्देश्य था कि कैसे भी जो गरीब मुस्लिम थे उनका वेलफेयर इंश्योर किया जाए। लेकिन हम सभी जानते हैं मध्य प्रदेश में आदरणीय सनवर पटेल जी, डॉक्टर सनवर पटेल हमारे वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं। वो देश के ऐसे पहले वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं जिन्होंने ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित की। उन्होंने 23,000 से अधिक प्रॉपर्टीज का डिजिटल रिकॉर्ड कराया।
वो ऐसे देश के पहले वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष थे जिन्होंने वक्फ बोर्ड की संपत्ति के माध्यम से स्कॉलरशिप इंश्योर की, जो हमारी मुस्लिम वर्ग की बेटियां पढ़ती थी उनके लिए स्कॉलरशिप इंश्योर करने का काम किया। तो कहीं ना कहीं वेलफेयरिज्म के जिस फिलॉसफी के साथ में वक्फ बोर्ड और वक्फ कानून के तहत इसका एस्टेब्लिशमेंट किया था, वो सुनिश्चित करने का काम मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। अब विषय आ जाता है कि क्यों सर्वोच्च न्यायालय में मामला सबजुडाइज है, उसके बाद भी आपने इस प्रकार की नियुक्तियां की। तो सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर कंप्लीटली सरकार को एम्पावर करता है कि जो जो प्रोविजंस हमारी देश की संसद ने 12-12 घंटे की 2 अप्रैल 2025 को लोकसभा में और 3 अप्रैल 2025 को राज्यसभा में लगभग 12-12 घंटे की डिबेट हुई थी। उसके बाद में देश की संसद ने, देश की पार्लियामेंट ने इस कानून को पारित किया था। महामहिम राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के साथ में ये कानून बना था और इंप्लीमेंट करेगा। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कुछ अन्य लोग इसको चैलेंज करने के लिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीटली ये सरकार का प्रेरोगेटिव मानते हुए इसको रोकने से मनाही की। कुछ प्रोविजंस को सुप्रीम कोर्ट ने हॉल्ट किया था, कुछ पे स्टे दिया था। तो निश्चित रूप से उनकी सीमाएं जो निर्धारित की थी उसका ध्यान रखते हुए मध्य प्रदेश की सरकार ने, हम कहेंगे कि ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करने के लिए हमारी जो मुस्लिम बहनें हैं उनको कहीं ना कहीं इसमें हम हमेशा से बात करती है कि सहभागिता की, लेकिन जब जब रिप्रेजेंटेशन देने का बात आता है, जब जब जेंडर जस्टिस की बात आती है, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम बहनों को हमेशा से बाहर रखा जाता है। तो पहली बार जब पुनर्गठित सदस्य में 10 सदस्यों का जो बोर्ड का पुनर्गठन हुआ है, 4 मुस्लिम महिलाओं को इसमें प्रतिनिधित्व देने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं नीति निर्धारण में, पॉलिसीज बनाने में उनका हक, उनका जो हक था वो हक उन्हें देने का काम मध्य प्रदेश की सरकार ने आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में किया है। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर विक्रम चौधरी, मैं चाहूंगा कि आप इस पर प्रतिक्रिया दें अपनी। वो कह रहे हैं कि भाई इससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है, क्या कहेंगे? ये सरकार जो है अपना ही खुद विपक्ष है। आप बताइए, जो 22-23 साल से सरकार मध्य प्रदेश में है और इनका ये कहना है कि यदि वक्त में कोई विसंगतियां रही हैं तो उसके लिए जिम्मेदार यही लोग हैं, क्योंकि सरकार इन्हीं की है। एक बात। दूसरी बात यह है कि इन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, तुष्टीकरण। कथित तौर पर तुष्टीकरण उतना घातक है विभाजन की राजनीति। अब आप मुझे बताइए, प्रशासनिक दृष्टि से हम इस फैसले पर कोई सवाल और टीका कर रहे हैं। सरकार इनकी है, ये जैसा चाहे बिल लेके आए, जैसा चाहे कानून बनाए, ये इनका विशेषाधिकार है, उनको जनादेश मिला है, अच्छी बात है। लेकिन मंशा क्या है? मंशा क्या विभाजन करने की है? मंशा क्या एक पक्ष को विलेन बना के दूसरे पक्ष का तुष्टीकरण करके उससे वोट बटोरने की है, या दीर्घ काल में इस देश को एकता और अखंडता का आधार देने वाले कानून बनाने की है? तो हमको ये लगता है कि हो सकता है कि तकनीकी और विधि सम्मत ये कानून बना लिया उन्होंने, लेकिन परंपरा क्या कहती? परंपरा ये कहती है, क्या हमें अपने जो आस्था पद्धति है, पूजा पद्धति है, हमारी जो संस्कृति है भिन्न भिन्न धर्मों की, उनमें हमको कितनी स्वायत्तता उन समूहों को, उन समुदायों को देनी चाहिए? मीनाक्षी नटराजन जी ने बहुत वाजिब सवाल उठाया, क्या ये निर्णय पूर्वाग्रह से ग्रसित है अथवा ये निर्णय जो है तार्किक है? यदि तार्किक है तो हमको खुद कहते हैं, इनसे धवले जी से कहते हैं, ये यहाँ आश्वासन दें कि इस भावना का विस्तार करेंगे, सबका विकास, सबका समावेश करेंगे, चाहे वो गिरजाघर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे मंदिर हो, चाहे कोई भी हो। यदि इनको लगता है कि समाज के सभी धाराओं के लोगों पे आकर उन संपत्तियों का प्रबंधन करना चाहिए तो स्वागत योग कदम है। लेकिन हमें लगता है कि दुर्भावना पूर्वाग्रह पर आधारित है, सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने के लिए ऐसे निर्णय लिए जाते हैं। चलिए, पसमानदा मुसलमानों की मोदी जी बात करते हैं, ये सवर्ण हिंदुओं को ले लेते हैं। भाई, कोई आदिवासी को क्यों नहीं रखा ट्रस्ट में? किसी दलित को क्यों नहीं रखा आपने? किसी पिछड़े वर्ग को क्यों नहीं रखा? आपको सिर्फ सवर्ण हिंदू ही आपको हिंदू लगता है, उसको आपने वहां रख दिया। लेकिन आप आदिवासी को भी रख दीजिए भैया, दलितों को भी रख दीजिए, कुछ तो आप भिन्न भिन्न चीजों को समावेश करिए। तो मैं इनसे यही जानना चाहता हूँ कि जो धर्मादा ट्रस्ट है, कांग्रेस ने 1952 से ही ऐसे कानून बनाए जिनमें कभी विवाद नहीं हुआ। ये जो भी कानून बनाते हैं, भाई ये कह रहे हैं वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार होता था, मतलब ये खुद की सरकार पर विपक्ष खुद बन गए। भाई 22 साल से आप ही हो, मतलब आप ही पर भ्रष्टाचार कर रहे थे, आपने अपने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कानून लेके आए। राम मंदिर में इनकी एंट्री हुई तो वहां हाहाकार मचा दिया। ये लोग कहीं भी धर्म पर हाथ डालते हैं तो वहां ना सद्भावना होती है, ना पवित्रता होती है। ये शंका खड़ी हो जाती है कि अब यहाँ चोरी होगी, लूट होगा, खसोट होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये 2 हिंदू सदस्यों को रखने के पीछे प्रबंधन की दृष्टि कम है
उस जमीनों को लूटने की दृष्टि अलग है। सनवर पटेल साहब 50 मेरे पास पेपर कटिंग, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, वक्त संपत्तियों के गबन के आरोप लगे हैं, लेकिन यह है कि तू भी खा मैं भी खाऊं, नरेंद्र मोदी जी का यही नारा है। तो उन्होंने कुछ दान दक्षिणा की तो उनको फिर से अध्यक्ष बना दिया, क्योंकि सारे लूप होल्स वही जानते थे, नए आदमी लाने का रिस्क नहीं उठा सकते थे। बहरहाल हमारा ये कहना है कि ये परंपरा के खिलाफ है, ये कानून, ये व्यवस्था और ये देश को विभाजन करने वाली। यदि आप इसको प्रशासनिक दृष्टि से देखते हैं तो हम स्वागत करते हैं, आप सब जगह ये व्यवस्थाएं लागू कीजिए, सब अल्पसंख्यकों को भी रखिए, दलितों को भी रखिए, आदिवासियों को भी रखिए, लेकिन पूर्वाग्रह से सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करके हिंदुओं वोट का ध्रुवीकरण करने की ये जो इनकी आदत है और राजनीति है, ये कालांतर में देश के विभाजन और देश के टुकड़े करने वाली राजनीति बनेगी। ये हम इससे आगाह कराना चाहते हैं। जी, काफी बड़ी बात कह दी आपने लास्ट में। चलिए धवले जी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें, फिर आपके पास आऊंगा प्रवाल जी। जी धवले जी। था अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के लिए 12 घंटे का जब हमारी सदन में इस पे चर्चा हुई थी, मुझे लगता है विक्रम जी की पार्टी ने भी उसमें सहभागिता की थी और उस पे एक डिटेल डिस्कशन हुआ था कि कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अब मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के बारे में उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश में 22 वर्षों से आपकी सरकार है। निश्चित रूप से हमारे लिए चिंता का विषय है कि पूर्ववर्ती व्यवस्था ने जिन जमीनों के ऊपर इंक्रोचमेंट है वो जमीनों के लिए हम सभी जानते हैं कि एन नंबर ऑफ कोर्ट केसेस, लगभग 90% प्रॉपर्टीज ऐसी थी जिनके ऊपर एनक्रोचमेंट था, और ये एनक्रोचमेंट कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के लिए, इससे पहले से एनक्रोचमेंट था। तो कहीं ना कहीं सरकार ने उन एनक्रोचमेंट हटाने के लिए हमारे मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने जितनी बेहतरी के साथ में काम किया है। जब 2025 का अमेंडमेंट आया उसका उद्देश्य ये था कि जो वक्फ की संपत्तियां हैं, इतनी संपत्तियां लगभग आज देश में रेलवे के बाद में सर्वाधिक भूभाग यदि किसी गैर प्रशासनिक बॉडी के पास में होता, गैर सरकारी, तो वो देश का वक्फ बोर्ड है। लेकिन उस वक्फ बोर्ड का उपयोग क्या परोपकार के लिए, जिस परोपकार के उद्देश्य से वक्फ की संपत्तियां दान दी जाती है, क्या मुस्लिमों के बेहतरी के लिए, उनके जीवन के उत्थान के लिए हो रहा था? बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। आप उदाहरण देके विक्रम जी अभी हमारे सामने बता देंगे। यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि ऐसे किसी विषय पे जहां पे कहीं ना कहीं हम चाहेंगे कि उसका उपयोग होना चाहिए परोपकार की दृष्टि से, ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। पहली बार देश में किसी ने वक्फ की संपत्तियों का डिजिटाइजेशन की बात की। आज मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड देश का वो पहला वक्फ बोर्ड है जिसकी लगभग 23,000 संपत्तियां डिजिटलाइज है। दिव्यांशु जी, क्या कांग्रेस स्वीकार करेगी कि हमने सारी संपत्तियों के विक्रम जी आ रहा हूं आपके पास भी आ रहा हूं। अब उन संपत्तियों के माध्यम से जो आय अर्जित होगी, जो रेवेन्यू आएगा, उस रेवेन्यू को किस प्रकार से स्पेंड करना है, उसे किस प्रकार से मुस्लिम वर्ग का कल्याण करना है, किस प्रकार से जो गरीब मुस्लिम है उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करनी, ये सरकार सुनिश्चित करेगी। आप उसमें कोई, और देखिए ये कोई हम नहीं कह रहे, देश के सर्वोच्च न्यायालय ने, देश के डिफरेंट हाईकोर्ट ने नंबर ऑफ टाइम्स ये कहा है कि वक्फ बोर्ड जो है वो कोई रिलीजियस बॉडी नहीं है, वो कंप्लीटली स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है तो स्टैट्यूटरी बॉडी के किस प्रकार के उसके नियम होने चाहिए, ये निश्चित करने का काम देश की विधायिका को, देश की कार्यपालिका को है। तो कंप्लीटली ये प्रेरोगेटिव सरकार का है, सरकार ने वो व्यवस्था बनाई। अब विषय आ जाता है, इन्होंने कहा जैसे कि मीनाक्षी नटराजन जी हमारी सो कॉल्ड तुष्टिकरण के एक लाइन के विषय उनका था कि क्या आप हिंदू धार्मिक ट्रस्टों में आप मुस्लिमों को, देखिए जहां 100 ऑफिसों की व्यवस्था होती है, यदि आप मान के देखिए तिरुपति तिरुमला देवस्थान का कोई डीएम यदि मुस्लिम वर्ग से होगा तो निश्चित रूप से वो एक्स ऑफिशियो, जिसको हम कहेंगे कि पदेन उस ट्रस्ट का सदस्य होगा। इसी प्रकार से उज्जैन में यदि कोई डीएम मुस्लिम समुदाय से आ गया तो निश्चित रूप से वो रहेगा। तो ये कोई भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की राजनीति करती है कि नहीं हिंदुओं को, ये कंप्लीटली एक फार्स क्रिएट किया जा रहा है, भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड कोई रिलीजियस बॉडी है। ठीक है विक्रम जी, बोर्ड कंप्लीटली एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी को स्टैट्यूट की तरह ही गवर्न किया जाएगा। ठीक है विक्रम जी, अब अपना सवाल पूछिए जो आप पूछ रहे थे। जी सर, ये देखिए, ये जो भी बातें कर रहे हैं वो एक परिभाषा और औपचारिक भाषा कर रहे हैं। हम यहाँ एक पॉलिटिकल डिबेट में, हम ये नहीं कह रहे इनसे कि आप ये बताइए कि वक्फ बोर्ड का स्टेटस क्या है और क्या नहीं, ये सब जानते हैं। वो प्रॉपर्टियां किसकी हैं, वो प्रकारांतर से है तो सरकार की। यदि रेलवे सरकार का है तो वक्फ भी सरकार की है। सरकार जो है वो चाहे तो उस पर अस्पताल, धर्मशाला आदि यदि बनाती है तो लगभग सभी के लिए इस्तेमाल में आती है, वो सिर्फ एक जाति या धर्म के लिए नहीं आती। मेरा ये सवाल इनसे है कि यदि आपने तर्क के आधार पर हिंदू सदस्यों को उसमें शामिल किया है तो ये क्या नजीर नहीं बनेगा? यदि कल को कोर्ट में किसी ने ये चैलेंज किया कि साहब जिस आधार पे आपने यहाँ 2 सदस्यों की भर्ती कर दी है तो क्या ये आधार यहाँ क्यों संविधान सम्मत नहीं है कि हिंदू मंदिरों में या गुरुद्वारों में क्यों नहीं हो सकता? मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ। ठीक जी धवले जी जवाब दीजिए।
वो स्टैट्यूट से यदि गवर्न होंगे तो निश्चित रूप से कोई बार नहीं रहेगा विक्रम जी। यदि वो देश के कानूनों से संचालित होंगे तो कोई बार नहीं रहेगा। लेकिन यदि किसी देश के कानून के तहत चलने वाली संस्था को यदि आप धार्मिक रंग देने का प्रयास करेंगे तो देश ऐसे नहीं चलेगा। देश संविधान से चलता है, संविधान के लिए कोई धर्म अलग अलग नहीं होते। वक्फ जो है कहाँ धार्मिक है सर, वो तो सरकार की संपत्ति है। तो आप यही तो कह रहे हैं, फिर आप क्यों नॉन मुस्लिम के आने पे आपको आपत्ति क्यों है? आपको नॉन मुस्लिम के आने पे आपत्ति है? हमारा तो एक वाजिब सवाल है, हमें बिल्कुल आपत्ति नहीं। हम तो कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है। यदि आपका ये वाजिब सवाल है तो आप देखिए मुसलमानों तक सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऑब्जर्वेशन में जब इंटरिम ऑर्डर पास किया था तो निश्चित रूप से एक ऐसे डिबेट का, एंडलेस डिबेट को उन्होंने खत्म किया था कि देखिए ये कार्यपालिका का, ये विधायिका का काम है। उन्होंने अपने प्रेरोगेटिव में, अपने जुरिस्डिक्शन में, वेल विद इन द जुरिस्डिक्शन काम किया है। आपने उस पर रोक मांगी थी, रोक नहीं दी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वहां पे भी मुक्की खा के आया था। आपने एक्ट को चैलेंज करने का काम किया था, वहां पे भी सुप्रीम कोर्ट स्टे नहीं लगा। तो जब देश की न्याय व्यवस्था ने यदि कोई निर्णय पारित किया है और मध्य प्रदेश की सरकार उसको इंप्लीमेंट करने का काम करे तो आपत्ति क्यों है? वो है, आपके भी सदस्य हैं उसमें, वो यदि वहां जाता है तो कांग्रेस का क्या लेना देना उससे, मुझे बताइए आप। कांग्रेस ने तो कोई जो सवाल उठाए हैं, देश की न्यायपालिका ने उनका जवाब दीजिए ना। जब जस्टिफाइबल माना है, किसी चीज को वेल विद इन द लॉ माना है, स्टैंडर्ड उसकी मान्यता दी है, तो उसको आप हम क्यों आपत्ति ले? मुझे बताइए आप। ठीक है, जवाब लूंगा मैं आपसे। हमारे देश में जी धवला जी आपसे जवाब लूंगा। पहले एक टिप्पणी चाहूंगा प्रवाल जी से, उसके बाद आपके पास आता हूँ। जी प्रवाल जी, आपको क्या लगता है जो दोनों प्रवक्ताओं के बीच में चर्चा इस वक्त हो रही है, डिबेट जिस तरीके से चल रही है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, दोनों प्रवक्ता हैं, अपनी अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं, संगठन की बात कर रहे हैं और उसको वो ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि वो उनका जो पार्टी का स्टैंड है, चाहे वो कांग्रेस वाला हो चाहे भाजपा का हो, वो अपनी बात करना चाह रहे हैं क्योंकि वो बड़े प्रदेश में देख रहे हैं, आगामी चुनाव को देखते हुए देख रहे हैं क्योंकि इसका असर। लेकिन मेरा फिर कहना है कि सदस्य चाहे कोई भी हो, जिस उद्देश्य के साथ वक्फ बोर्ड का गठन किया गया था, क्या वो उद्देश्य उसके पूरे हो रहे हैं, क्या वो फुलफिल कर रहा है? अगर नहीं है, कुछ कमियाँ हैं, तो इस पर जो कमेटी बनी है या इसके बाद भी इसकी समीक्षा के लिए राजनीतिक दलों की भी कमेटी बने और वो इस पर मॉनिटरिंग करें और सरकार को जो खामियां हैं उसमें जो कुछ अपने अमेंडमेंट्स हो सकते हैं, कुछ में सलाह हो सकती है, सरकार को दे और अपनी बात रखे। इसमें ये हिंदू मुस्लिम करके इसको अपन वक्फ बोर्ड को, सरकारी संस्था है, इसमें इस डिबेट को अपन क्यों छोटी कर रहे हैं? उसको बड़े प्रदेश में बात करें ना कि वक्फ बोर्ड का गठन जिस चीज़ के लिए हुआ है उसका उद्देश्य क्या गरीबों को, समाज के अंतिम व्यक्ति को जिसके पास मकान नहीं है, दुकान नहीं है, रोजगार नहीं है, उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, या सिर्फ बड़े लोगों का ही उस पर कब्जा है? इन तमाम चीज़ों पर जो है पारदर्शिता के साथ में और इसके साथ में बाकायदा सरकार मॉनिटरिंग करे, तभी इसका उद्देश्य पूरा होगा। आप रखिए ना प्रोग्रेस रिपोर्ट जी सक्सेना जी, बताइए ना आप जी, सरकार से आप प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे कि भाई यदि 20-22 साल से इनकी सरकार थी तो इनको नैतिकता के आधार पर और अपनी गवर्नेंस के आधार पे वो वक्फ की रिपोर्ट रखनी चाहिए। सरकार तो 22 साल में हमने बिल्कुल रिपोर्ट कार्ड क्या इस्तेमाल किया? बिल्कुल डॉक्टर साहब, सरकार को तो अपना हर वर्ष रिपोर्ट कार्ड देना ही चाहिए कि उसने क्या उपलब्धियां करी, उसमें क्या राज जैसे अन्य विभागों का होता है वैसे वक्फ बोर्ड का भी होगा। इसी तो पारदर्शिता बने, यही तो मैं कह रहा हूं, ताकि उसमें सब लोग अपनी बात रख सकें और सबका उद्देश्य यही हो कि सब गरीब का कल्याण हो। यही उसी उद्देश्य का तो कोई बोर्ड या कोई भी संगठन का गठन होता है ना। तो उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं आए, उसमें विकास की बात हो, उसमें कैसे क्या अपन कर सकते हैं, इसकी बात मैं समझता हूँ ज्यादा सार्थक होगा। तो सर मैं आपसे इसी आधार पर एक सवाल पूछ रहा हूँ कि सरकार ने कोई फैसला लिया तो क्या वो नजीर नहीं बनेगा? ये तो बात धवले जी नहीं बोल रहे हैं, आप बताइए कि वो नजीर बनेगा कि नहीं? यदि कोई भी XYZ कोई ये दावा करे कि साहब यदि जब यहाँ प्रावधान अन्य धर्मों के लोगों को रखने का है तो फला धर्म में भी तो अन्य लोग आ सकते हैं, ये नजीर बनेगी कि नहीं बनेगी? मैं चाहता हूं कि समाज या भारतीय जनता पार्टी या देश की राजनीति इसके लिए तैयार है, इसके लिए नजीर तो बन गई है। इस अधिनियम के लेकर विधानसभा में काफी लंबी बहस हुई और इस पर सभी लोगों ने अपनी अपनी बात रखी है। उसके बाद ही तो इसका गठन हुआ है, तो वहां पर भी अगर ये सब सर्वसम्मति से पास हुआ है तो उससे बुराई क्या है? ठीक ठीक, हम सब कहा कह रहे हैं सब बुराई है इसमें, हम तो कह रहे हैं नजीर तो बन गई ना। निश्चित रूप से। अब आप जो है कि ये विरोधाभास में पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? भाई वो तो एक धार्मिक आस्थाओं और परंपराओं का भी तो मामला है। दूसरा आदमी यदि थोड़ी भी गलती कर देगा तो मामला आग भड़क जाएगी। अपना आदमी करेगा गलती तो ठीक है, उसको दंड मिल जाएगा, लेकिन वहां तो अन्यथा दृष्टि से भी तो देखा जाएगा ना कि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है डॉक्टर साहब। उसके निर्णय का इंतजार करना चाहिए। ठीक ठीक ठीक, धवले जी कुछ कह रहे थे क्या? जी जी जी, उसका इंतजार किए बिना नियुक्ति कर दी।
ठीक है धवले जी बोलिए। छोड़ने की आवश्यकता, ये कोई तुष्टिकरण का विषय नहीं था, ये हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है। कोई एक संस्था है जिसके पास में नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टीज का उद्देश्य, उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि समाज का वेलफेयर करना, समाज के ऊपर परोपकार के कार्य करना, समाज की बेहतरी के लिए काम करना। वो यदि बेहतरी नहीं कर रही तो निश्चित रूप से देश की संसद को ये लगा कि कानून में आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए। देश की संसद ने डिबेट, डिस्कशन, डायलॉग के माध्यम से विस्तृत चर्चा की, जेपीसी बनी। जेपीसी ने भी देश के विभिन्न राजनीतिक दलों से, विभिन्न स्टेक होल्डर से, आप जानते हैं आदरणीय जगदम्बिका पाल जी के नेतृत्व में देश की जेपीसी लगभग सारे राज्यों के, सारे केंद्र शासित प्रदेशों में गई, वहां के स्टेक होल्डर्स के साथ में, देश के विभिन्न राज्यों के वक्फ बोर्ड के साथ में बैठी। उसके बाद में डिटेल डिस्कशन के बाद में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस के भी सदस्य थे, अन्य राजनीतिक दलों के भी सदस्य थे, उनके डिस्कशन के बाद में एक पूरी की पूरे कानून का ड्राफ्ट देश की संसद के समय प्रस्तुत हुआ। संसद ने उसके ऊपर चर्चा की, 12-12 घंटे की चर्चा के बाद में कानून बना। उस कानून को देश के सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज भी किया गया। जब उस कानून को चैलेंज किया गया तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे करने से, उसको होल्ड करने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ होल्ड लगाए थे, कुछ स्टे लगाए थे। उस स्टे के बाद में भी ये जो विषय था कि सेक्शन 14 ऑफ अमेंडमेंट एक्ट 2025 और अमेंडमेंट एक्ट सेक्शन 14 में ये कंप्लीटली राज्य सरकारों को ये अधिकार दिया गया था कि वो अपने राज्यों में राज्य वर्ग बोर्ड का गठन करते समय 2 नॉन मुस्लिम्स को इंक्लूड कर सकता है। तो उसी का विषय, उसी को उपयोग करते हुए मध्य प्रदेश के वक्फ बोर्ड के गठन के समय आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने नॉन मुस्लिम्स को इंक्लूड किया। अब ये राजनीति का विषय कहां है? जब इतना डिटेल डिलिबरेटेड डिस्कशन हो चुका है किसी विषय के ऊपर, जेपीसी, पार्लियामेंट का डिस्कशन, कानून, फिर सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद भी आज हम इस चर्चा में हटे कि हिंदू मुस्लिम कहां क्यों कर रहे हैं। तो विक्रम जी, मुझे लगता है देश ऐसे नहीं चलता। जी विक्रम जी, डिस्कशन से चलता है, देश संवाद से चलता है, देश संविधान से चलता है। देखिए, हमारा जो आरोप है वो ये है कि ये सवर्ण हिंदूवाद वो हर जगह थोपने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये कहां सवर्ण हिंदू और क्या डाला, कोई नहीं। फिर ये जो है दलितों पर भी वही लागू करेंगे, आदिवासियों पर भी वही लागू करेंगे। ये सबका एक यूनिफॉर्म चीजें बनाना चाहते हैं जो कि इस देश में नहीं चलेगा। हम इस चीज का विरोध करते हैं। अब आप मुझे बताइए, द्रौपदी मुर्मू जी देश की महामहिम राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जब खड़ी हुई थी, आप ही लोगों ने कैंडिडेट खड़ा कर दिया था, तब कहा गया था आपका। तो ये जो हर जगह एक दूसरे को डालने से, चलिए अंतिम प्रतिक्रिया ले लेते हैं छोटी सी, को एक स्पेस अवकाश। ठीक जी प्रवाल जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया आपकी छोटी सी, उसके बाद चर्चा को समाप्त करेंगे। जी नहीं, आज की डिस्कशन ये होना चाहिए। मैंने फिर आपसे कहा कि किस तरह से अल्पसंख्यक जो बोर्ड है या ये जो वक्फ बोर्ड है, इसमें किस तरह की लोगों को सुविधाएं मिले, किस तरह से लोगों को रोजगार मिले, किस तरह से लोग जो है समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके योजनाएं, और इसमें पारदर्शिता बने ताकि सबका भला हो। यही मेरा कहना है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो वक्फ बोर्ड के पास 23,000 से ज़्यादा संपत्ति है, ऐसा दावा किया जाता है, अरबों की ये प्रॉपर्टीज़ हैं। कांग्रेस ये कह रही है कि भाई इसे लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। अब ये देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट का इस पर रुख क्या रहता है। एजेंडा में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।